कमलपुर गांव में अंकिता अपने पति, सास और 5 साल की बेटी के साथ रहा करती थी। वो लोग गरीब थे, उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। अपना घर चलाने के लिए अंकिता का पति कैलाश डोमिनोज में पिज्जा डिलीवरी का काम करता था, लेकिन काम के बाद रात में वो अपने आवारा दोस्तों के साथ बार में जाकर शराब पीता था और घर बहुत देर में आता था, जिससे अंकिता और उसकी सास इससे बहुत परेशान रहा करती थी। अंकिता उन दिनों गर्भवती थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो घर का सारा काम खुद ही करती थी और अपनी सास से कोई भी काम नहीं करवाती थी। ऐसे ही कुछ समय बीतता है कि एक रात अंकिता बहू, देख तो कितनी देर हो गई है, कैलाश अभी तक नहीं लौटा। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। परेशान मत होइए माँ जी, मैं अभी उन्हें देख कर आती हूँ। अंकिता की सास निर्मला घड़ी की तरफ देखती है तो रात के 3 बज रहे होते हैं। वो अपनी बहू से कहती है, बहू, मैं भी चलूं क्या साथ में? नहीं माँ जी, आप रिंकी के साथ यहीं पर रहिए, मैं उन्हें देखकर आती हूँ। ठीक है, अपना ध्यान रखना बेटा। अंकिता कैलाश को देखने चली जाती है कि तभी रिंकी पानी मांगती है। निर्मला पानी का गिलास उसे देती है, लेकिन वो उसके हाथों से छूटकर नीचे जमीन पर गिर जाता है। हे राम, ये क्या अपशगुन हो गया? सॉरी दादी माँ, गलती से मेरे हाथों से छूट गया। कोई बात नहीं बेटा, रुक जा, मैं अभी इसे साफ कर देती हूँ। उधर अंकिता कैलाश को ढूंढने निकलती है तो कैलाश नुक्कड़ पर दारू पी के टुन होकर वहीं पर झूमता हुआ आ रहा था। थोड़ी सी जो पीली है, थोड़ी सी अभी बाकी है। तुम यहाँ दारू में चूर हो और हम सब वहाँ परेशान हो रहे हैं। चलिए घर चलिए। छोड़ मुझे, चल जाओ यहाँ से। मेरी जब मर्जी होगी मैं तब आऊँगा, समझी? ये कहकर वो अंकिता को धक्का दे देता है और खुद सड़क पर झूमने लगता है। लेकिन तभी एक तेज रफ्तार ट्रक वहाँ पर आता है और उसे कुचलकर वहाँ से चला जाता है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है और सारा परिवार शोक में डूब जाता है। मेरे बेटे, तू हम सबको छोड़कर कहाँ चला गया? पापा उठो ना, पापा उठो ना। मेरी बच्ची, वो अब कभी नहीं उठेंगे। वो हम सबको छोड़कर बहुत दूर जा चुके हैं। ऐसे ही वक्त गुजरता है और पूरे परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। कैलाश जो थोड़ा बहुत डिलीवरी का काम करता था, उसी से घर का खर्चा चलता था और कमरे का किराया दिया जाता था। लेकिन उसकी मौत के बाद कोई आमदनी न होने की वजह से घर का मालिक उन सबको घर से निकाल देता है। अब वो सब सड़क पर आ चुके थे। माँ जी, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब हमारे घर का गुजारा कैसे चलेगा? हम कैसे अपना पेट पालेंगे? तू फिक्र मत कर बहू, मैं कुछ काम करूँगी और पैसे कमा कर लाऊंगी, लेकिन तुम सबको भूखा नहीं मरने दूंगी। ये आप कैसी बातें कर रही हैं माँ जी? मेरे रहते भला आप क्यों काम करेंगी? लेकिन बेटी, गर्भावस्था की हालत में तो काम कैसे करेगी? माँ जी, हालात इंसान को सब कुछ सिखा देते हैं। अंकिता काम ढूंढने निकल गई और निर्मला रिंकी के साथ एक सड़क के किनारे बैठ गई। अंकिता ने सब जगह काम ढूंढा, लेकिन उसकी गर्भवती अवस्था को देखकर उसे कहीं भी काम नहीं मिला। फिर आखिरकार बड़ी मुश्किल से अंकिता को सड़क पर झाड़ू लगाने का काम मिल गया। एक रात तो उन्होंने सड़क किनारे पटरी पर सोकर ही बिताई। फिर अगले दिन उन्हें एक सीमेंट की पाइप दिखी, जिसमें वो तीनों रहने लगे। अंकिता सड़क पर झाड़ू लगाकर कुछ पैसे कमा लेती, लेकिन उससे उनका खाने पीने का गुजारा ही मुश्किल से हो पाता। फिर एक रोज जब वो सड़क पर झाड़ू लगा रही थी, तो उसकी नजर सड़क किनारे पेंटिंग बना रहे एक आदमी पर गई, जो बहुत सुंदर सुंदर चित्र बना रहा था।
उसने एक चित्र में देखा कि कैसे उस आदमी ने बहुत ही सुंदर आम का घर बनाया है। ये देखकर वो कुछ देर के लिए रुक गई। उस दिन 5 साल की रिंकी भी उसके साथ आई हुई थी। वाह माँ, ये आम का घर कितना सुंदर लग रहा है। काश हमारा भी ऐसा घर होता तो हमें उस बदबूदार पाइप में नहीं रहना पड़ता। सही कहा ना माँ? क्या हुआ माँ, तुम रुक क्यों गई? अगर थक गई हो तो लाओ मैं झाड़ू लगा देती हूँ। नहीं बेटी, लेकिन मैं सोच रही थी कि इस तरह तो हम भी आम का घर बना सकते हैं रिंकी, लेकिन इसके लिए ढेर सारे आम लगेंगे। देखना, देवी माँ ने चाहा तो वो जरूर होगा जो तुम चाहती हो। उस रोज वो काम खत्म करके खाना खाने बैठी, तभी उसके पास एक बुढ़िया आई और उसने अंकिता से रोटी मांगी। अंकिता 2 ही रोटी बांधकर लाई थी। उसने एक रिंकी को और एक उस बुढ़िया को दे दिया और खुद भूखी रही। वो रोटी खाने के बाद बुढ़िया अंकिता से बोली, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी, बदले में मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय इस आम के। इसे तू रख ले और इसे नदी के किनारे बो देना, फिर देखना चमत्कार। अंकिता उस आम को अपने साथ ले आई और उसने उसे नदी के किनारे बो दिया। अगले दिन जब वो वहाँ गई तो उसने देखा कि वहाँ ढेर सारे आम के पेड़ लगे हुए थे। माँ देखो, कितने सारे रसीले आम। हाँ रिंकी, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। भला एक रात में ही इतने सारे आम के पेड़ कैसे उगाए? वो बुढ़िया जरूर कोई देवी का रूप थी जो तुम्हारी मदद के लिए आई थी। सच कहती हो माँ जी, अब हम इनसे आम वाला घर बनाएंगे। आम का घर? हाँ दादी माँ, आम का घर। फिर अंकिता और निर्मला ने मिलकर उन आमों से एक मजबूत आम का घर बनाकर तैयार किया, जो दिखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था। अब लोग दूर दूर से उनके उस आम के घर को देखने आने लगे। साथ ही कई लोगों ने उन्हें आम का घर बनाने का ऑर्डर भी दे डाला, जिससे उनकी अच्छी कमाई होने लगी। कुछ समय बाद अंकिता ने एक बेटे को जन्म दिया। अब अंकिता सबके साथ हंसी खुशी से मिलजुल कर अपनी जिंदगी जीने लगी। देवपुर गांव में आलिया और ईशान नाम के 2 अनाथ भाई बहन रहते थे। वो लोग बहुत गरीब थे। वो पास के जंगल से जाकर फल और लकड़ियाँ तोड़कर उन्हें बाजार में बेचा करते थे और उसी से उनके घर का गुजारा होता था। एक दिन ईशान हाथ में कुल्हाड़ी लिए अपनी दीदी आलिया की राह देख रहा था। दीदी, कितनी देर लगा रही हो? अभी तक आपको अपनी फलों की टोकरी नहीं मिली क्या? जल्दी आओ ना दीदी। तभी आलिया हाथ में फलों की टोकरी लेकर घर से बाहर आई। इतना चिल्ला क्यों रहे हो ईशान? भूल गए क्या जब 2 दिन पहले तुमने इतनी देर तक मुझे जंगल में इंतजार करवाया था? तब मैं भी तो रुकी थी ना तुम्हारे लिए। क्या मैंने तुझे कुछ कहा उसके लिए? टोकरी मिलती तभी आती ना। दीदी, तुम मेरी बात को समझ नहीं रही हो। कुछ दिनों पहले जब एक तूफानी हवा चली थी तो उसमें एक बड़ा सा आम का पेड़ उखड़कर गिर गया था, याद है ना? हाँ, याद तो है। पिछले 2 दिनों से हम उसी पेड़ की सूखी डालियाँ और फल तोड़कर बेच रहे हैं। उसी पेड़ के फल तो हम खाते हैं। वही तो दीदी, अगर हम जल्दी नहीं गए तो हमसे पहले कोई और जाकर सारे फल तोड़ लेंगे। फिर ना तो हमें फल मिलेंगे और ना ही लकड़ियाँ। फिर तो हमें बहुत दिक्कत होगी ना दीदी। अब चलो जल्दी। ऐसे ही बातें करते हुए दोनों भाई बहन जंगल की तरफ चलने लगे। कुछ दूर चलने के बाद वो दोनों भाई बहन उसी गिरे हुए आम के पेड़ के पास पहुंच गए। उसके बाद दोनों भाई बहन ने उस पेड़ की डाल को काटने की सोची और फिर ईशान अपनी कुल्हाड़ी से आम के पेड़ के हरे भरे डाल को काटने लगा। ये देखकर आलिया बहुत ही दुखी हो गई। रुक जाओ ईशान, इस हरे भरे डाल को मत काटो। पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। हम सिर्फ सूखे हुए पेड़ काटते हैं ना, ये तो हरा भरा है, इसे मत काटो। ओफो दीदी, आज आपको क्या हो गया है? अब इसमें बुरा लगने की कौन सी बात है? अरे ये एक पेड़ ही तो है और पेड़ का काम ही है कि वो हमें फल दे और लकड़ियाँ दे। नहीं ईशान, माँ कहती थी कि पेड़ में भी जान होती है और इस पेड़ में अभी भी जान बाकी है। देखो तो ये पेड़ कितना हरा भरा है।
दीदी ये सब कुछ नहीं होता है। मुर्गी और मछली में भी तो जान होती है, फिर भी तो लोग उन्हें मारकर खाते हैं ना, बताओ। देखो ईशान, हम सूखी लकड़ी से भी तो काम चला सकते हैं ना। इस हरे भरे पेड़ को काटने की क्या जरूरत। एक काम करते हैं, हम इस पेड़ के सारे आम तोड़ लेते हैं, उसे बेचकर हम अपना गुजारा कर लेंगे। तुम अब पेड़ काटना बंद करो। पर ईशान अपनी दीदी की बात को अनसुना कर अपनी कुल्हाड़ी से पेड़ की डाल पर वार करने लगा। पता नहीं तुम्हें ये अचानक क्या हो गया। ये देखो मैं काट रहा हूँ, पेड़ को कहाँ दर्द हो रहा है। आलिया उस पेड़ से आम तोड़ने लगी, लेकिन दोनों भाई बहन इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि वो पेड़ कोई आम पेड़ नहीं बल्कि जादुई पेड़ है। उन दोनों भाई बहन की बातें पेड़ सुन रहा था और पेड़ ने मन ही मन कहा, बार बार कुल्हाड़ी के वार से पेड़ को कितना दर्द होता है, इस बात का अंदाजा ईशान को करवाना होगा, तभी ये किसी की जान की कीमत समझ पाएगा। जिसे खुद के प्राणों की कीमत समझ में आए, वही दूसरों के प्राणों की कीमत समझ सकता है। फिर उस पेड़ से एक धुआं निकला और वो आलिया द्वारा इकट्ठा किए हुए एक आम के अंदर चला गया। दोनों भाई बहन फल और लकड़ियां लेकर गांव में गली गली जाकर उसे बेचने लगे। आखिर में एक बड़ा सा आम नहीं बिका, जिसे लेकर आलिया और ईशान अपने घर चले गए। ईशान को बहुत भूख लगी थी, इसलिए टोकरी में बचा एक आम वो खा लेता है। ईशान का पेट भर गया और फिर दोनों भाई बहन खाना खाकर सो गए। लेकिन अगली सुबह जब ईशान ने अपनी आंखें खोली तो वो हैरान रह गया। उसके पेट से आम का पेड़ बाहर निकला हुआ था, जिसे देखकर ईशान बहुत ही ज्यादा घबरा गया। दीदी कहाँ हो दीदी, जल्दी से मेरे पास आओ दीदी, देखो ना ये क्या हो गया दीदी। ईशान की आवाज सुनकर आलिया जल्दी से ईशान के पास आती है और ईशान के पेट पर उगे आम के पेड़ को देखकर वो दंग रह गई। ईशान मेरे भाई, ये सब कैसे हुआ? तुम्हारे पेट में आम का पेड़ कैसे उग गया? तो चिंता मत कर, मैं अभी किसी को बुला कर लाती हूँ। नहीं दीदी, मुझे अभी हॉस्पिटल ले चलो, मैं इस आम के पेड़ के साथ नहीं जी पाऊंगा दीदी, मुझे सही कर दो दीदी, प्लीज दीदी, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो दीदी, प्लीज। ईशान रोए जा रहा था। ईशान की ये हालत देखकर आलिया उसे हॉस्पिटल ले जाती है। पेट में पेड़ लिए ईशान को चलने में बहुत ही तकलीफ हो रही थी। रास्ते में जो लोग भी उसे देखते वो हंसने लगते। आलिया जल्द ही उसे गांव के ही एक हॉस्पिटल में ले जाती है। डॉक्टर ने जैसे ही ईशान के पेट में उगे उस आम के पेड़ को देखा, वो शॉक्ड रह गए। व्हाट? ये क्या है? ये कैसे हो गया? डॉक्टर साहब मेरी जान बचा लो डॉक्टर साहब, मैंने रात में एक आम खाया था और मेरे पेट में ये आम का पेड़ उग गया। आम तो हम भी खाते हैं, पर आम का पेड़ तो हम में से किसी के पेट में नहीं उगा। तुम्हारे साथ ऐसा क्या हो गया? ओफो, अब इस आम के पेड़ को निकालने के लिए ना जाने कहां से मुझे तुम्हारे पेट को काटना पड़ेगा। ये मुझे भी नहीं पता। दिस केस इज वेरी क्रिटिकल, इसे मैं नहीं कर सकता। मैं तो क्या, दुनिया में कोई भी डॉक्टर नहीं कर सकता। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे ये आम का पेड़ तुमसे कुछ कहना चाहता है, इसलिए वो तुम्हारे पेट में उगा है। डॉक्टर की ये बात सुनकर आलिया और ईशान ने कुछ देर सोचा और हॉस्पिटल से अपने घर वापस आ गए। और फिर आलिया ईशान को लेकर उसी जंगल में उस आम के पेड़ के पास पहुंच गई, जिसका आम ईशान ने खाया था। आलिया और ईशान वहां जाकर हाथ जोड़कर उस आम के पेड़ से विनती करने लगे। तब उस जादुई आम के पेड़ ने कहा, ईशान, जब डॉक्टर ने तुम्हें ये कहा कि तुम्हारे पेट को जगह जगह से काटने पर भी तुम्हारे पेट का ये आम का पेड़ नहीं निकल पाएगा, तो तुम्हें कितना दुख हुआ? तुम जो मुझ पर अपनी कुल्हाड़ी से बिना सोचे समझे वार करते हो, तब मुझे भी उतना ही दर्द होता है। यही समझाने के लिए मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया। पेड़ जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे समझ आ गया कि हर किसी के अंदर जान होती है, हमें ऐसे ही किसी को तकलीफ नहीं पहुंचानी चाहिए। मैं अब कभी भी हरे भरे पेड़ को नहीं काटूंगा, बल्कि मैं अब किसी को भी हरे भरे पेड़ काटने भी नहीं दूंगा। हाँ पेड़ जी, मेरे भाई को माफ कर दीजिए, उससे अनजाने में भूल हो गई। उसके बाद उस आम के पेड़ ने ईशान को पहले की तरह ठीक कर दिया। दोनों भाई बहन उस आम के पेड़ का धन्यवाद कर अपने घर वापस आ गए। उस दिन के बाद से दोनों भाई बहन पेड़ों की सेवा करने लगे। वो रोज उसमें पानी डालते, समय समय पर खाद डालते। कुछ ही दिनों बाद उनके आंगन में एक जादुई आम का पेड़ उगा। उस पेड़ में बहुत ही मीठे मीठे आम लगे हुए थे। उस पेड़ की खासियत ये थी कि उस पेड़ से आम कभी भी खत्म नहीं होता था। अब तो दोनों भाई बहन
उस जादुई आम के पके हुए आम बेचकर अपना गुजारा करने लगे और खुशी खुशी रहने लगे। ये कहानी भोपाल के एक छोटे से गांव में रहने वाली कोमल नाम की एक औरत की है। उसके साथ उसकी 9 साल की बेटी प्रिया और पति माधव भी रहता था। कोमल को कैंसर की बीमारी थी, जिसकी वजह से वो हमेशा बीमार ही रहती थी। एक दिन की बात है, कोमल की हालत बहुत ज्यादा गंभीर हो जाती है और वो अपने पति और बेटी को छोड़कर इस दुनिया से चली जाती है। जिसके बाद माधव हमेशा प्रिया की परवरिश के लिए परेशान रहता था, क्योंकि कोमल के जाने के बाद प्रिया हमेशा बस रोती ही रहती थी। इसीलिए प्रिया की देखभाल के लिए प्रिया की मौसी, जिनका नाम अनुराधा होता है, उससे वो शादी करता है। लेकिन 2 महीने बाद ही एक भयानक बीमारी की वजह से प्रिया के पिता भी प्रिया को छोड़कर चले जाते हैं। अब प्रिया बिल्कुल अकेली हो जाती है और उसकी सौतेली माँ उस पर बहुत ज्यादा अत्याचार करती है। उसकी सौतेली माँ घर का सारा काम प्रिया से ही करवाया करती थी और खाने के लिए उसे सिर्फ और सिर्फ बासी रोटी ही दिया करती थी, जिसकी वजह से प्रिया की भी तबीयत बहुत खराब होने लगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। अरे करमजली, सुबह से दोपहर हो गई है, लेकिन घर का काम अभी तक खत्म नहीं हुआ। कहाँ मर गई है? जल्दी इधर आओ। तभी बाथरूम में ढेर सारे कपड़े धो रही प्रिया जल्दी से बाहर आई और अपनी सौतेली माँ से बोली, क्या हुआ माँ, कोई काम है क्या? अरे करमजली, तुझे मैं कब से आवाज लगा रही हूँ, बहरी हो गई है क्या या कान में रुई ठूस ली है? सुन, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ। मेरे घर वापस आने तक घर का सारा काम खत्म हो जाना चाहिए, वरना तेरी खैर नहीं, समझी? चल अब निकल यहाँ से। इतना कहकर अनुराधा अपना बैग लेकर बाहर चली गई। वहीं प्रिया दोबारा से घर के कामों में व्यस्त हो जाती है। काफी समय बीतने के बाद प्रिया को बहुत तेज भूख लगती है। अरे बहुत तेज भूख लग रही है, लेकिन खाना तो खत्म हो गया है, मैं क्या खाऊं? हाँ, एक काम करती हूँ, माँ के कमरे में जाकर देखती हूँ, शायद कुछ पैसे मिल जाएं, फिर बाहर जाकर कुछ खा लूंगी। जैसे ही प्रिया अपने सौतेली माँ के कमरे में जाती है, तो उसे सामने तकिए के नीचे कुछ पैसे दिखाई देते हैं। पैसे को देखकर प्रिया मन ही मन सोचती है, अरे यहाँ तो केवल 20 रुपए ही है। खैर कोई बात नहीं, मुझे और भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। माँ के आने से पहले नूडल्स वाले भैया के यहाँ जाकर कुछ खा लेती हूँ। ऐसे सोचकर प्रिया तकिए के नीचे से पैसे उठा लेती है और खाना खाने के लिए नूडल्स वाले की दुकान पर चली जाती है। वहाँ प्रिया 1 प्लेट नूडल्स खाती है। अब वो नूडल खाकर घर आ ही रही थी कि तभी वो देखती है कि उसकी सौतेली माँ अनुराधा गुस्से से लाल दरवाजे पर खड़ी थी और वो प्रिया का ही इंतजार कर रही थी। ये देखकर प्रिया बहुत डर जाती है। क्या हुआ माँ? मैंने कुछ किया क्या? मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? कलमोही, इतनी देर से कहाँ मर गई थी? मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। तुझे क्या लगता है तू मेरे कमरे से पैसे चुराएगी और मुझे कानों कान खबर भी नहीं होगी? अब सच सच बता, तूने मेरे कमरे से पैसे क्यों चुराए? माँ, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, मुझे बहुत तेज भूख लगी थी, इसीलिए मैंने आपके कमरे से पैसे लिए थे और नूडल्स वाले की दुकान से जाकर 1 प्लेट नूडल खाई है। आप मुझे माफ कर दीजिए माँ, मैं ऐसा दोबारा कभी भी नहीं करूँगी। तुझे आज मैं ऐसी सजा दूंगी कि तू जिंदगी भर याद रखेगी। प्रिया रोते रोते अपनी सौतेली माँ से बहुत माफी मांगती है, लेकिन गुस्से से लाल अनुराधा ने उसकी एक ना सुनी। फिर वो एक मोटा सा डंडा लाकर प्रिया को मारने के लिए पकड़ने लगी और प्रिया के दोनों हाथों पर मारने लगी। तभी प्रिया दर्द से कराहते हुए बोली, मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है माँ, मत मारो माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा
मार की वजह से तुझे पूरी जिंदगी भर का सबक मिल गया कि घर में चोरी करने की सजा क्या होती है। अब अपनी इस मनहूस सी शक्ल को लेकर यहाँ से फुट ले, भाग यहाँ से। प्रिया रोते रोते वहाँ से चली जाती है और चलते चलते गांव के बाहर एक नदी के किनारे बैठ जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। उसके हाथों में बहुत तेज दर्द हो रहा था। रोते रोते वो अपने माता पिता को याद करने लगती है। माँ, पिताजी, आप कहाँ हैं? मुझे छोड़कर आप लोग क्यों चले गए? यहाँ मैं बिल्कुल अकेली हूँ। मेरा इस दुनिया में आपके सिवा कोई भी नहीं है। माँ, ये सौतेली माँ मुझे बहुत मारती है और कुछ खाने के लिए भी नहीं देती है। तभी अचानक प्रिया को किसी के दर्द से कराहने की आवाज आती है। कोई है यहाँ? कोई है तो प्लीज मेरी मदद करो। मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है। लगता है कोई मुसीबत में है, मुझे जाकर उनकी मदद करनी चाहिए। इतना कहते हुए प्रिया उस दिशा में आगे बढ़ती है जहाँ से आवाज आ रही थी। कुछ दूर चलते ही प्रिया एक घायल प्यारी सी परी को देखती है और वो हैरान होकर बोलती है, अरे ये तो एक परी है, लेकिन इस हालत में। परी, क्या हुआ आपको और आपकी ये हालत कैसे हुई? मुझे बहुत ज्यादा चोट लगी है, मैं उठ भी नहीं पा रही हूँ। प्लीज मेरी मदद करो। लेकिन आपकी ये हालत किसने की? मैं परियों की रानी हूँ, सिंड्रेला परी। एक दुष्ट परी ने मेरी ऐसी हालत कर दी है। मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, क्या तुम मेरे लिए पानी ला सकती हो? फिर प्रिया उस परी को एक पेड़ के नीचे एक पत्थर पर बैठा देती है और झट से नदी से पानी लाकर उसे रानी परी को पिला देती है। उसके बाद रानी परी उसे अपने बारे में बताती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी मदद की है। कृपया करके बस मेरा एक छोटा सा काम कर दो। मेरी जादुई छड़ी यहाँ कहीं खो गई है, उसे खोजकर मुझे दे दो, जिससे मेरी शक्तियाँ वापस आ जाएंगी और मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। अच्छा, आप मेरा यहीं पर इंतजार कीजिए, मैं आपकी जादुई छड़ी ढूंढकर अभी लाती हूँ। इतना कहकर प्रिया रानी परी की छड़ी ढूंढने लग जाती है। काफी मुश्किलों के बाद आखिरकार प्रिया को कुछ कटीली झाड़ियों के बीच रानी परी की जादुई छड़ी मिलती है। शुक्र है रानी परी की जादुई छड़ी आखिर मिल ही गई। मैं जल्दी से रानी परी को ये देकर आती हूँ। प्रिया ने जैसे तैसे उन कटीली झाड़ियों से अपने जख्मी हाथों की बिना परवाह किए उस जादुई छड़ी को निकाल ही लेती है और उसे ले जाकर रानी परी के हाथों में सौंप देती है। ये लीजिए रानी परी, आपकी जादुई छड़ी। सिंड्रेला परी ने जैसे ही जादुई छड़ी अपने हाथों में ली तो उसके सारे जख्म बिल्कुल ठीक हो गए। अब प्रिया ने रानी परी सिंड्रेला से पूछा, रानी परी सिंड्रेला, आप यहाँ पर क्या करने आई थी? लगभग 30 साल पहले एक दुष्ट परी परीलोक से भागकर पृथ्वी लोक पर आ गई थी। वो बहुत ही खतरनाक है और बहुत ताकतवर भी है। उसे मैं बहुत समय से ढूंढ रही हूँ। अब हमें खबर मिली है कि वो इंसानी रूप को धारण करके इसी गांव में रहती है। वो इतनी ज्यादा खतरनाक है कि उसका पकड़ा जाना बहुत जरूरी है और हमें पता चला है कि वो अपने आप को और शक्तिशाली बनाने के लिए हर रोज इंसानों की बलि दे रही है। लेकिन रानी परी, जितना मैंने सुना है परियां तो लोगों की मदद के लिए है ना? लेकिन ये परी ऐसे क्यों कर रही है? ये दुष्ट परी सबसे ज्यादा शक्तिशाली परी बनना चाहती है। इसी वजह से इसको अच्छाई बुराई में फर्क नहीं नजर आ रहा और ये अब इतनी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है कि उसका पकड़ा जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन आप उसे पहचानोगी कैसे? उसको पहचान पाना तो मुश्किल होगा ना, क्योंकि वो तो एक इंसानी रूप में है। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो,
क्योंकि वो इंसानी रूप को धारण करके रह रही है, इसीलिए उसका पकड़ा जाना मुश्किल हो रहा है। लेकिन जब मैं उससे लड़ रही थी तो मैंने उसके माथे पर अपनी जादुई तलवार से वार किया था, जिससे उसके माथे पर एक काला निशान पड़ गया था। अगर वो कभी भी मेरे सामने आएगी तो मैं उस काले निशान से उसे पहचान लूंगी। ये कहते हुए रानी परी सिंड्रेला की नजर प्रिया के जख्मी हाथों पर जाती है। अरे तुम्हारे हाथों पर ये चोट कैसे लगी? रुको, मैं अभी तुम्हारे हाथों को ठीक कर देती हूँ। ये कहते हुए सिंड्रेला परी ने अपनी जादुई छड़ी की मदद से प्रिया के दोनों हाथों को ठीक कर दिया। तब प्रिया ने रोते रोते अपनी सौतेली माँ के बारे में सारी सच्चाई परी को बताई। तुम फिक्र मत करो, तुमने मेरी जान बचाई है। अब तुम खुशी खुशी अपने घर वापस जाओ। अगर अब कभी भी तुम्हें तुम्हारी सौतेली माँ परेशान करे तो तुम मुझे याद कर लेना, फिर देखना मैं उसके साथ क्या करती हूँ। और तुम अपने साथ ये जादुई हीरा लेकर जाओ। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो तुम इस हीरे को अपने हाथ में रखकर मुझे याद करना, मैं आ जाऊंगी। इतना कहकर रानी परी सिंड्रेला वहाँ से अदृश्य हो गयी। फिर प्रिया उस हीरे को लेकर अपने घर वापस चली गई। रात को जब प्रिया अपनी सौतेली माँ को खाना परोस रही थी, तब उसने अपनी सौतेली माँ के माथे पर वही काला निशान देखा। निशान देखते ही प्रिया सोचने लगी, अरे माँ के माथे पर काला निशान है। ये निशान तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा मुझे रानी परी ने बताया था, लेकिन ये निशान माँ के माथे पर कैसे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसके बाद प्रिया अपने कमरे में जाकर पूरी रात यही सोचती रही। फिर अगले दिन सुबह होते ही प्रिया ने रानी परी के दिए हुए उस जादुई हीरे की मदद से रानी परी सिंड्रेला को याद करने लगी और पलक झपकते ही रानी परी सिंड्रेला वहाँ पर प्रकट हो गयी। क्या हुआ? तुम्हें तुम्हारी सौतेली माँ ने फिर से परेशान किया? नहीं नहीं रानी परी, मैंने कुछ बताने के लिए आपको यहाँ बुलाया है। कल आपने जो निशान के बारे में मुझे बताया था, मैंने ठीक वैसा ही काला निशान अपनी सौतेली माँ के माथे पर देखा है। ये तुम क्या कह रही हो? क्या तुम मुझे अपनी सौतेली माँ के पास लेकर जा सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, वो तो अभी सो रही है, चलिए मेरे साथ। इतना कहकर प्रिया रानी परी को लेकर अपनी सौतेली माँ के कमरे में चली गई। जैसे ही रानी परी ने प्रिया की सौतेली माँ को देखा तो वो पहचान गई कि ये वही दुष्ट परी है। फिर रानी ने अपनी शक्तियों से सारी सच्चाई पता लगाते हुए प्रिया से कहा, इस दुष्ट परी ने तुम्हारी सौतेली माँ की हत्या कर उनका रूप धारण कर लिया है। ये सुनकर प्रिया बहुत डर गई। अरे डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। उसके बाद रानी परी सिंड्रेला ने अपनी जादुई शक्तियों से उस दुष्ट परी को एक रस्सी से बांध दिया। तुम्हें क्या लगा था तुम मुझसे बच पाओगी? इंसानों की हत्या करने की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। रानी परी की बात सुनकर उस दुष्ट परी ने अपना असली रूप धारण कर लिया और अपने आप को आजाद करने की बहुत कोशिश करने लगी, लेकिन वो अपने आप को आजाद ही नहीं कर पाई। तभी रानी परी सिंड्रेला की जादुई छड़ी से एक तेज रोशनी निकलती है और उस शैतान परी को जलाकर राख कर देती है। रानी परी जी, आपने गांव के बाकी लोगों की जान बचाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मेरी सौतेली माँ भी अब नहीं रही, अब मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ये कहकर प्रिया जोर जोर से रोने लगी। अरे प्रिया बेटी, अब रोना बंद करो, तुम मेरे साथ परीलोक में रहोगी। आज से तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मेरी है। क्या सच में रानी परी सिंड्रेला? रानी परी सिंड्रेला नहीं, मुझे माँ कहो। बेटी, आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ।
अब चलो, परीलोक में सारी परियां हमारा इंतजार कर रही होंगी। इतना कहकर रानी परी सिंड्रेला प्रिया को लेकर परीलोक वापस चली जाती है। कुछ ही दिनों में प्रिया वहाँ सभी परियों के साथ काफी घुल मिल गई। उसके बाद से प्रिया अपनी रानी परी माँ के साथ परीलोक की दुनिया में हंसी खुशी से रहने लगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।